नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका इस ख़ास प्रोग्राम में जहां बात होती है आपके हक़ की और कानून को जानने और समझने की। आप रोज़ाना अखबारात में चोरी से मुताल्लिक़ वादात सुनते रहते हैं और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे सामने रोज़ाना अखबार में होते हैं। कहीं चोरी, कहीं डकैती, कहीं लूट, कहीं एक्सटॉर्शन, कहीं हफ्ता वसूली, कहीं रंगदारी। आखिर इनसे मुताल्लिक़ क्या हैं हमारे मुल्क में कवानीन, और अगर किसी के साथ ऐसा हो जाए तो वो क्या करे। सन 2023 में तीनों नए कानून को मंजूर किया गया और 1 जुलाई 2024 से BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी नाफिज हो गए। इनके लागू होने के बाद चोरी, डकैती, लूट, इससे मुताल्लिक़ दफ़ात में क्या कुछ तब्दीली आई, सज़ा में क्या कुछ देखा जाए तो तरामीम हुई, और अब जो एक नई दफ़ा है 304, उसको भी हम समझने की और जानने की आज की इस पेशकश में कोशिश करेंगे। और इस अहम मौजू पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो ख़ास मेहमान। हमारे साथ हैं हमारे ख़ास एडवोकेट जनाब निपुण सक्सेना जी सुप्रीम कोर्ट से, और हमारी दूसरी ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट प्राची प्रताप। आप दोनों का आज की इस पेशकश में हम बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। आपसे जानेंगे और समझेंगे आज के इस मौजू पर। और हमारे जो नाजरीन इस वक्त ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आज के इस मौजू से मुतालिक, वो भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800113060। सबसे पहले आगाज़ हम प्राची जी से करना चाहेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम चोरी की बात करते हैं, थेफ्ट की बात करते हैं, तो आखिर क्या है चोरी, और अगर इससे मुताल्लिक़ और भी चीज़ों को समझना चाहें तो किस तरह से चोरी जो है ये डकैती से अलग होती है, ये लूट से अलग होती है, और ये सबसे एक ऐसी बुनियादी क्राइम है और उसके अंदर सज़ा का क्या इंतज़ाम किया गया है। जी प्राची, कैसे समझें चोरी को? चोरी बेसिकली जो इंटेंशन होता है कि मतलब किसी का मकसद है कि वो आपसे कोई आपका सामान ले ले। चोरी पहले देखा जाए तो घर से कोई सामान चोरी हो जाता तो होता तो बर्गलरी के अंदर आती है कि आपके घर में कोई घुस गया। घर में कोई घुसा, घुसने का कानून अलग होता है, ट्रेसपास होता है। अगर उसने घर में घुस के चोरी की तो वो चोरी में आ जाएगा। चोरी पहले होती थी आपके सामान की होती थी, अब चोरी जो होती है वो आपके फ़ोन की भी होती है, वो आपके पर्सनल डेटा की भी होती है, वो आपके कार्ड की भी होती है, वो आपके साइबर डेटा की भी होती है। तो अब चोरी जो है बहुत बड़ा रूप ले लिया उसने। वो पुराने ज़माने की चोरी की तरह नहीं है कि आपका कोई सामान हो गया या आपकी गाड़ी से चोरी हो गई या कुछ हुआ। तो अब नए कानून के अंतर्गत उसको बड़ा रूप दे दिया गया है, नई चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, उसमें डेफिनेशन को बढ़ा दिया गया है कि क्या क्या चोरी में आता है। क्योंकि ऐसा हो रहा था, चीज़ें मतलब सिर्फ आपका सामान नहीं चोरी हो रहा था, आपका डेटा भी चोरी हो रहा था, अलग चीज़ें भी चोरी हो रही थी। जो मूवेबल एसेट नहीं होते थे, जो बाकी एसेट्स होते हैं जो आप देख नहीं सकते हैं, जो आपका ऑनलाइन डेटा वगैरह है, वो सब भी था। तो अब उसको कैसे कैसे BNS ने अपने डिफरेंट सेक्शंस के अंडर इंक्लूड कर लिया है चोरी में। तो जिसको हम, यानी आपने बहुत अच्छी बात कही, जिसे हम अपनी प्रॉपर्टी समझते भी नहीं थे, या जो ऐसा लगता था शायद ये पता नहीं हमारी प्रॉपर्टी है या नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा डेटा जो है आजकल के दौर में अगर देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा कीमती हो जाता है हमारा। निपुण जी, IPC की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी तमाम इंतज़ाम किया गया था, लेकिन जब हम BNS की बात करते हैं तो ये वक्त ऐसा था 2023 का जिसके अंदर डेटा चोरी से लेकर साइबर क्राइम से लेकर के बहुत सारी चीज़ें आ चुकी थी। तो क्या नए कानून के अंदर चोरी का जो दायरा है इसको पूरी तरह से कवर किया गया है कि हर तरह की चोरी को इसमें शामिल करके और उसके लिए सज़ा का पूरा न्याय का इंतज़ाम किया गया है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि क्या साइबर क्राइम के लिए कोई अलग विधेयक है या नहीं है, तो वो है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 के अंतर्गत ये अधिनियम आया था, उसमें ये सारी धाराएं ऑलरेडी थी, जिसमें डेटा थेफ्ट स्पेसिफिकली था जी। पर जब आप कहते हैं कि 1 जुलाई 2024 से जब नए कानून लागू हुए तो उसमें धारा 309 का आगाज़ हुआ, और धारा 309 जो थी वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ चोरी को देखती थी, जिसको कहते हैं स्नैचिंग। अब स्नैचिंग ऐसी प्रक्रिया है जहां पहले तो हमें डेफिनेशनल इंग्रेडिएंट्स पे जाना पड़ेगा, वो जरूरी है समझना। तो चोरी तब मानी जाती है जब एक मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी पे किसी का अधिकार होता है। मैं शब्द यूज कर रहा हूं हक या अधिकार। अधिकार का मतलब ये होगा कि वो शायद उसका ओनर भी हो सकता है, या वो उसके पास उस कुछ दरमियान और किस वक्त के लिए उसके पास पोजेशन में होती है वो प्रॉपर्टी। तो चोरी किसी भी इंसान जो या तो ओनर हो या उसके पोजेशन में हो, उससे की जा सकती है।
चोरी तब कंप्लीट होती है लॉ में जब कोई भी इंसान उस जगह को अपनी स्टेशनरी जगह से, यानी जो उसकी जगह है जहां वो रखी हुई थी, उससे जरा सा भी उस जगह से हिला देता है उस जगह को, और बगैर उसकी मर्जी के, जो उसका मालिक है, उसकी मर्जी के, उसके कंसेंट के बिना, उसकी नॉलेज के बिना, ये सारी तीनों चीजें मानी जाती हैं, तब कहा जाता है कि ये चोरी की गई है। अब इसमें एक जो अलग तरीके की जो धारा लेकर आए गए हैं, जिसको स्नैचिंग कहते हैं, वो एक अलग तरीके की चोरी है। इस चोरी में क्या होता है, जो वर्ड्स यूज किए गए हैं लेजिस्लेशन में वो है क्विकली, स्नैचेस। किसी के पोजेशन में फोर्सफुली या क्विकली अगर किसी ने उठाया, यानी बहुत ही जल्दबाजी में या जबरदस्ती उसके हाथ से ले लिया या उसके छीन लिया गया, तो उस छीना झपटी को, जो आज तक शायद कानून नहीं कवर कर रहा था, इस स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑफेंस को किया जाता था। अभी तक क्या होता था, मतलब 1 जुलाई 2024 से पहले, कि किसी भी प्रकार की छीना झपटी या चोरी, भले ही उस इंसान के एक्चुअल पोजेशन से ली जा रही है या उसके घर पे हो, जिसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। हाँ, यहाँ इसका मतलब यह है कि इंसान उस वक्त उस घर में मौजूद नहीं था, पर उसकी गैर मौजूदगी में किसी चीज की चोरी हुई है। स्नैचिंग है कि इंसान मौजूद था, उसके हाथ या उसके पोजेशन से एक्चुअली खींची गई है। तो ऐसे सिनेरियो में स्नैचिंग जो है वो एक स्पेसिफिक टिपिकल टाइप ऑफ चोरी की परिभाषा में आएगा। ये आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया कि आपने इसकी परिभाषा भी बताई। और अगर हम इसके अंदर सज़ा की बात करें तो इसमें कितनी साल की या कितने वर्ष की सज़ा और जुर्माना का इसमें इंतजाम किया गया, मैं चाहूँगा आप उस पर भी रोशनी डालें, क्योंकि बहुत तेज़ी से ये वाक़यात बढ़े हैं स्नैचिंग के। अगर हम ये देखें कि जिस तरीके से मोबाइल का दौर आया, तो वैसे ही मोबाइल छीनने का भी दौर आया जी, और बहुत सारे मामला बढ़े, और उसकी वजह से इस तरह की हमें दफात को सामने लाना पड़ा कि जो हमने सख्ती अपनाई वो बहुत ज़रूरी थी समाज के लिए। मैं चाहूँगा उस पर भी निपुण जी रोशनी डालें। जी, उसमें क्या होता था, अभी तक 3 साल की सजा का प्रावधान उसमें किया गया है इस धारा में। आज भी स्नैचिंग या चोरी किसी भी प्रकार की होगी, 3 साल का ही उसमें सजा या पनिशमेंट जो भी है वो निर्धारित किया गया है। यानी जो पहले चोरी की जो सजा थी वही बरकरार रखी हुई है। बट इसमें जो अच्छी चीज हुई है, जो नया बदलाव आया है, वो ये है कि अब चोरी की डेफिनेशन को और भी ज्यादा व्यापक कर दिया गया है। उसको एक बहुत ही एक्सपेंसिव इंपोर्ट जिसे कहते हैं दिया गया है, जिससे कि ऑफ कोर्स आप चोरी, बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि आप चोरी सिर्फ एक मूवेबल ऑब्जेक्ट की कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरी जमीन की चोरी हो गई, जी, है ना, वहां कब्जा हो सकता है, किसी का जमीन पे काबिज हो सकते हैं, लेकिन उसकी चोरी नहीं कर सकते। जी, प्राची, बहुत सारी जब हम स्नैचिंग की बात करते हैं, जैसे अभी निपुण जी ने इस पर रोशनी डाली, ये बहुत आमतौर पर ये देखा गया है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो महिलाओं के साथ ज़्यादा होते हैं, चाहे वो चैन स्नैचिंग हो या मोबाइल स्नैचिंग हो। तो बहुत तेज़ी से इस तरह के ये वाक़यात बढ़े थे। तो ख़वातीन के लिए, जो हमारी महिलाएं, उनके लिए जानना कितना ज़रूरी हो जाता है कि ये जो एक नई दफ़ा लाई गई सामने, एक नया सेक्शन सामने लाया गया, वो उनके लिए जानना कितना ज़रूरी है, और अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला हो जाता है तो उसको फौरी तौर पर क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, स्नैचिंग जो बोला, अब हमारे पास स्नैचिंग 2 सेक्शन में आते हैं। एक तो जो स्नैचिंग बोला वो, उसके बाद पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में भी स्नैचिंग आने लगा है 112 के अंतर्गत। तो पहले पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में नहीं होता था, अच्छा बहुत बार होता है, मतलब हर गली मोहल्ले में सबको पता होगा कि कुछ ऐसे मोड़ होते हैं जहाँ पे बोलेंगे वहाँ पे ध्यान से जाना, चेन खींच लेंगे। अब होता है वहाँ पे ध्यान से जाना, फ़ोन खींच लेंगे, फ़ोन पे बात करते हुए मत जाना। सबके साथ ही ऐसा होता है। तो इसके लिए पेटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी आ गया, जिसमें होता है कि एक छोटा सा ग्रुप है जो ये क्राइम कर रहा है, और वो मिलजुल के कर रहे हैं ये क्राइम। किसी ने छीना, उसने दूसरे आदमी को फेंक दिया चेन, उसने तीसरे को दे दिया। इस तरह से पर्स के साथ भी ऐसा होता है, फ़ोन के साथ ऐसा होता है। तो मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ औरतों को ध्यान रखना है, क्योंकि हम सिर्फ अब चेन और पर्स स्नैचिंग पे नहीं है, अब फ़ोन तो सबके ही स्नैच होते हैं। मतलब मेरे हस्बैंड का भी हो चुका है बहुत प्रोमिनेंट जगह पे। तो सबको ध्यान रखने का, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि जैसे ही स्नैचिंग हो प्लीज़ जाके रिपोर्ट करवा दें, ऑनलाइन कर दें, ऑफलाइन जाके करवा दें। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैक हो जाता है, जैसे मेरे हस्बैंड का फ़ोन स्नैच हुआ था, दिल्ली में हुआ था, साउथ दिल्ली में, और 2 दिन के अंदर ट्रैक किया था, बॉम्बे में था। तो पहली चीज़ है कि आपको रिपोर्ट तो लिखवानी पड़ेगी, FIR लिखवाना पड़ेगा, जाके कंप्लेन कर दीजिए पुलिस से। और ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, फ़ोन पे बात करते हुए ना चलें, चेन अंदर करके चलें। मतलब ये जो बेसिक हम लोग जितना बच सकें उतना बचना ज़रूरी है। दूसरा, हम जानते हैं कि स्नैचिंग
वैसे भी क्राइम था और अब वो ग्रुप्स जो आ गए हैं ऑर्गेनाइज पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम वाले उसमें भी कवर होता है। निपुण जी, क्या रिपोर्ट आसानी से हो जाती है? जैसे अभी प्राची जी ने बताया कि अगर किसी के साथ ऐसा मामला होता है तो बहुत तेजी से आकर के सबसे पहले रिपोर्ट करनी चाहिए। आप दोनों ही पेशे से वकील हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सच्चाई से भी आगाह करें कि कहाँ कुछ दिक्कतें आती हैं रिपोर्ट कराने में, और उनसे बचकर एक व्यक्ति किस तरह से अपनी रिपोर्ट को 100% दर्ज करा सकता है। देखिए, अब तो रिपोर्ट कराना काफ़ी सहूलियत का विषय हो गया है। पहले क्या होता था कि लोगों को द्वारे द्वारे भटकना पड़ता था जी। अब जो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल्स आ गए हैं उस पर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा भी पहले की दशा में आपको 154 में आप FIR लॉन्च करते थे। अगर 154 FIR नहीं होती हो तो फिर 154 सब क्लॉज 3 में जाते थे, है ना, और उसके बाद भी अगर नहीं हो रही है तो आप मजिस्ट्रेट के पास जाते थे, राइट। तो वो जो प्रक्रिया है वो आज के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत भी आपके पास पूरी तरीके से मौजूद है। आप उसका हवाला देकर आप कर सकते हैं अपनी कायमी। और पुलिस को चूंकि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसीलिए पुलिस को रजिस्टर करना पड़ता है। मैं आपको दूसरा इसका वो भी देता हूं पर्सपेक्टिव। जी बताइए। कई बार क्या होता है कि पुलिस ऑफिसर्स अमूमन जब भी शिकायतकर्ता उनके पास जाता है वो बोलता है चोरी हुई है जी। तो वो चोरी ना कह के उसको लॉस्ट रिपोर्ट की श्रेणी में लिखते हैं कि खो गई। तो ऐसे सजग नागरिकों से मेरा यही अपील है कि जब भी आपसे कोई भी पुलिस ऑफिसर कहे कि चोरी ना लिखकर उसको लॉस्ट रिपोर्ट की श्रेणी में रखें तो उसका एक रजिस्टर अलग होता है, फिर वो कॉग्निजेबल नहीं बचता, वो नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में चला जाता है। इसीलिए हमेशा आप बोलिए कि चोरी हुई है, इस जगह से हुई है, समय वक्त और किस परिस्थितियों में चोरी हुई है वो भी आप मेंशन करिए। इनफैक्ट यानी चोरी ही लिखवाई जाए उसके अंदर, चोरी ही और किसी भी तरह से ये ना लिखा जाए उसके अंदर लॉस्ट आइटम्स में ना हो। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर प्राची जी, कि क्या वाकई इससे एक फर्क पड़ जाता है या उससे आगे चलकर जिस तरीके से कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल की तरफ हम बढ़ते हुए देख रहे हैं क्राइम को? जी नहीं, आई टोटली अग्री, निपुण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ध्यान रखना ज़रूरी है, ये जागरूकता ज़रूरी है, क्योंकि हम वकील हैं तो हमारे घर में अगर किसी के साथ होता है तो हम उसको उस तरह से कंप्लेन लिखवाते हैं। मगर जिनको नहीं पता होता है उनका कंप्लेन लॉस में चला जाएगा, उसको हल्के से लिया जाएगा। जी ठीक। और ज्यूरिसडिक्शन का मसला आता है निपुण जी, बहुत बार यही मसला आता है कि आप बताइए कौन सा एरिया था, कहाँ था, सड़क के इधर थे या सड़क के उधर थे, हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। क्या करें ऐसे हालात में? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पहले हम ये मनोदशा समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जी अमूमन पुलिस इसीलिए भी रजिस्टर नहीं करती है क्योंकि देखिए उनको भी अपने सुपीरियर ऑफिसर्स को जवाबदेही देनी होती है कि इस क्षेत्र में, उनके क्षेत्र में कितना क्राइम हुआ है, कितनी वारदातें हो रही हैं, उन क्राइम्स पे क्या एक्शन लिए गए, कितनी बार पकड़ हुई है, कितनी देर में चार्जशीट फाइल की है। एक कायमी करने के लिए 21 दफे रजिस्टर को भरना पड़ता है। जी, ये पुलिस के नजरिए से आप बात कर रहे हैं जी। इसीलिए पुलिस ऑफिसर्स यूजुअली इन केसेस को लो प्रायोरिटी केसेस कहते हैं जी। पर अगर इस प्रकार के केसेस में वो कई बार ऐसे जो आप कह रहे थे क्षेत्राधिकार या ज्यूरिसडिक्शनल हर्डल्स लगाते हैं, कहते हुए कि भाई टेरिटोरियली यहाँ नहीं बनता, या ये आपकी जो सामान था ये गुम हुआ था, ये इस जगह नहीं पड़ता है, उस जगह पड़ता है। अगर ऐसी कोई भी आपको लगता है कि आपके साथ हो रही हैं ऐसी परिस्थितियां तो आप कुछ मत करिए, आप एक रिसीविंग ले लीजिए कंप्लेंट पे कि ये नहीं रजिस्टर कर रहे। कई बार जो अच्छे ऑनलाइन भी कर सकते हैं इसके अंदर, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देखिए, 0 FIR ऐसे केसेस में मैं नहीं समझता कि एक बहुत ही सटीक वो रहेगा। 0 FIR यूजुअली सेक्सुअल ऑफेंसेस या बहुत ही ज्यादा जो संगीन क्राइम्स होते हैं उनमें 0 FIR को संस्थापित किया गया है। ऐसे केसेस में आप जो सबसे अच्छी चीज है वो ये कर सकते हैं, जैसे दिल्ली जैसी जगह है जहां पे आपको पता ही नहीं है कि मेट्रो स्टेशन के लेफ्ट तरफ पे जो है वो एक एक्स थाने में पड़ता है और राइट साइड पे वाई थाने पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप ऑफ कोर्स एक तो डिजिटली आप उसको रजिस्टर करा सकते हैं, दूसरा पुलिस ऑफिसर जो भी कंप्लेंट वाले हैं वो आपको यूजुअली डायरेक्ट कर देंगे किस थाने का मामला बनता है। अगर वो भी नहीं कर रहे हैं या कोई भी मदद नहीं कर रहे हैं तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 154 सब क्लॉज 3 या इस बार की अब जो नई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी सब क्लॉज 3 की धारा में आप ये सीधा सीधा वहां के जो डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस या जो भी एसपी हैं उनको एक लेटर लिख सकते हैं। डीएसपी को लिख सकते हैं, डीसीपी को लिख सकते हैं, बिकॉज कमिश्नरेट एरियाज जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई है उनमें आपको डीसीपी रैंक लेवल ऑफिसर्स को लिखना होता है। आप एक बार उनको लिखिए, उसके बाद अपने आप 14 दिन में कार्रवाई होगी और आपको सूचना भी किया जाएगा।
अभी जैसे प्राची जी ने बताया कि एक सिंडिकेट होता है, कई सारे लोगों का ग्रुप होता है, इसके अंदर एक ने लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, इस तरीके से उसकी चीज़ जो है बहुत जल्दी इधर से उधर वो चली जाती है। अब ऐसे मामलात में सज़ा का मसला आता है कि फिर किसको सज़ा दी जाए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम की जो कैटेगरी हमारे सामने आई नए कानून के आने के बाद में, तो क्या वाकई हमने इस तरह के मामलात के ऊपर रोक लगाने के लिए और इनकी पकड़ दकड़ के लिए एक अच्छी पहल है इस कानून के अंदर, ताकि हम ऑर्गेनाइज क्राइम को बिल्कुल उसी तरीके से कवर कर सकें, उसी तरह से हम सबको सजा का मुस्तहिक बना सकें? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक बहुत ही नया इंक्लूजन भी हुआ है, जिसको कहते हैं, जो ऑफकोर्स पुरानी धाराओं में भी था, बट इस बार उसको एक व्यापक दर्जा दिया गया है, जिसको कहते हैं डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। यानी अगर किसी ने चोरी की है और आपको पता है कि ये जो प्रॉपर्टी है चोरी की प्रॉपर्टी है, और उसके बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप पैसा पे कर रहे हैं, या भले ही आप कह रहे हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं दिया बट मुझे गिफ्ट की गई है ये प्रॉपर्टी और इसीलिए मैंने उस प्रॉपर्टी को अपने अधिकार या अपने पोजेशन में ले रखा है, तो भी आपके अगेंस्ट डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी का मुकदमा दायर होगा। अब ये मुकदमा जो है उसके लिए आपको ये एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि ऑफ कोर्स ये प्रॉपर्टी चोरी की प्रॉपर्टी थी जी, है ना। तो और जिसने हासिल की, क्या उसे भी अदालत में जाकर के ये अपने आप को डिफेंड करना होगा जाकर के कि मैंने जो मुझे ये प्रॉपर्टी मिली है मुझे गिफ्टेड है? जी, जिसके ऊपर केस बन रहा है वो केस दो अलग अलग है नोमान। पहला केस तो था चोरी का जी, दूसरा इस चोरी द्वारा जो प्रॉपर्टी ली गई है उसको आपने अपने अधिकार में रख लिया। अब क्या आप जानते थे कि ये प्रॉपर्टी चोरी की है, इसीलिए नॉलेज, उस प्रॉपर्टी का स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज जो मैं आपके जरिए दर्शकों से भी कहना चाहूंगा वो ये है कि ऐसे सारे हालातों में आप कभी भी आंख बंद करके कोई भी मोबाइल फोन जो आपको गिफ्ट कर रहा हो या जो भी कर रहा हो, आप इंसिस्ट करिए कि उसके डॉक्यूमेंट्स भी आपके दिए जाएं। एक बार अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का, तो ये 99% केसेस में फिर वो डिसऑनेस्टली स्टोलन प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी। और आप कोर्ट में ये डिफेंस भी रख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने फेक बिल पकड़ाया हुआ है तो आप हमेशा ये कह सकते हैं कि साहब जब मैंने खरीदा था मेरे पास तो ये जेन्युइन बिल था। एक डिफेंस आपका क्रिएट हो जाता है। जी, क्योंकि देखिए बात सिर्फ डिसऑनेस्ट स्टोलन प्रॉपर्टी की नहीं है, बात यह है कि आज के युग में आप भी देख रहे हैं कि किस तरीके से सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस किए जा रहे हैं। आप भी जानते हैं कि ये सेल फोन किसी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी के लिए यूज हो सकता है, ये किसी टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी के लिए भी यूज हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को नागरिकों की तरह, जो भी हम सिटीजन्स हैं, उनको अपने हक और हकूक समझना पड़ेगा और बहुत ज्यादा सजग होकर रहना पड़ेगा। इसीलिए सर ये प्रोग्राम है ताकि लोग अपने हक और हुकूक जान सकें, कवानीन को जान सकें और समझ सकें। इसीलिए हर हफ्ते ये पेशकश आपके लिए लाई जाती है जहां हम कवानीन से मुताल्लिक़ अहम जानकारी आप तक पहुंचाते हैं, आपके हुकूक के बारे में आपको बेदार करते हैं और आपसे पूरी तरह से अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं तो उनको भी हम इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। और आज इस मौजू पर जो बातचीत हो रही है ये अभी जारी रहेगी, लेकिन यह वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। वक्फे के बाद बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण कानूनी पहलुओं पर सलाह देकर और पात्र व्यक्ति को वकील नियुक्त करके मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। पात्रता: महिलाएं एवं बच्चे, कस्टडी में व्यक्ति, दिव्यांग व्यक्ति, एसिड अटैक पीड़ित, SC/ST, HIV/AIDS संक्रमित व्यक्ति, मानव व्यापार या बिगाड़ का शिकार व्यक्ति, औद्योगिक कर्मी, वरिष्ठ नागरिक अथवा किन्नर जिनकी वार्षिक आय 4 लाख से कम हो, वह व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 3 लाख से कम हो। टोल फ्री 24/7 हेल्पलाइन 1516 पर आज ही संपर्क करें। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस प्रोग्राम में और आज हम बात कर रहे हैं चोरी की, डकैती की, लूट की और इससे मुताल्लिक़ हमारे क्या कवानीन हैं और किस तरह से हमारे नए क्रिमिनल लॉज आने के बाद में क्या कुछ दफ़ात में तब्दीली की गई है, किस तरह से सज़ा के अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं। और इस मौजू पर जब हम बातचीत करते हैं तो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी कीमत की चोरी के ऊपर
क्या कुछ तब्दीली हो जाती है सज़ा में, ज़मानत के मामले में, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे प्राची जी से कि हमने अभी तक जिस तरीके से चोरी को समझा और अलग अलग उसके जो आयाम हैं, किस किस तरह से लोग करते हैं, उनके लिए क्या कुछ इंतज़ाम किया गया है। अब ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ रकम के एतबार से या उस कीमत के एतबार से भी इसकी सज़ा के ऊपर और इसकी गिरफ्तार होने के ऊपर फ़र्क पड़ता है? हाँ, तो पहले होता था कि सारी चोरी का एक ही पनिशमेंट होता था। अब सज़ा बदल दी गई है। 5,000 से कम की जो चोरी, अगर 5,000 से कम का अमाउंट की चोरी है, जो भी सामान चुराया गया उसकी वैल्यू अगर 5,000 से कम है, तो उसके लिए कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न डाल दिया गया है। उससे ऊपर का हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ऑफकोर्स 5,000 से कम का है तो फिर वो कॉग्निजेबल में आ जाएगा, उससे ऊपर वाले में नॉन कॉग्निजेबल में रहेगा। तो ये एक चेंज आया है और ये एक अच्छा चेंज है, बिकॉज वरना क्या होता था, हर इंसान को अरेस्ट है, ट्रायल चल रहा है, अंडर ट्रायल पॉपुलेशन भी बढ़ी, तो इस तरह से एक जस्टिस लाया गया है सोसाइटी में। तो जो पहले होता था कि सबको कैद में रखा गया, प्रिजनाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो चल रहा था उसको बदला गया है या बदलने की कोशिश चल रही है। 10 साल में देखेंगे कि ये और शायद बदल जाए। कम्युनिटी सर्विस कितना अहम मानते हैं निपुण जी इसको कि अगर किसी ने चोरी की है और कम्युनिटी सर्विस से क्या उसे वाकई एक बचाव भी मिल सकता है या कम्युनिटी सर्विस से सुधार की गुंजाइश ज़्यादा मानते हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जस्टिस मलिमठ कमेटी रिपोर्ट 2005 की जो आई थी, उसके बाद कम्युनिटी सर्विस को बहुत ही अहम एक सेंटेंसिंग पैरामीटर की तरह देखा गया था, बिकॉज आइडिया ये था कि एक रिफॉर्मेटिव नोशन ऑफ जस्टिस होनी चाहिए। तो जैसा कि प्राची जी कह रही है, मैं बिल्कुल स्वागत करता हूं कि अगर इस प्रकार की धाराओं में उल्लेख हो कि अगर वैल्यू ही 5,000 रुपये से कम की है आर्टिकल की, तो इस केसेस में आपको किसी को सज़ा देने के बजाय ये बेहतर है कि आप उसको कम्युनिटी सर्विस की तरफ अग्रसर करें। वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस एक केवियट है इसमें जी, ये सिर्फ 1 एंड ओनली टाइम पनिशमेंट देना चाहिए जी। अगर आप देख रहे हैं कि ये हैबिचुअल है या एक से अधिक बार क्राइम कमिट कर रहा है, तो फिर ऐसे केसेस में कम्युनिटी सर्विस की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आप इनको प्रोसिक्यूट करिए, क्योंकि आपको पता है कि फिर ये आदतन हो जाएंगे और ये रिपीट ऑफेंडर होते रहेंगे और इस तरीके से उसका फायदा उठाते और उसका एक रीजन है। देखिए नौमान, क्यों है? क्योंकि ऐसे केसेस भी मैंने बहुत इनिशियली बहुत स्टार्टिंग में लड़े थे, जहां एक 50 रुपए की रॉड के लिए की चोरी का इल्जाम लगा था और बेचारा इंसान जो था वो 2.5 साल जेल काट आया था और अब तक उसकी दोष सिद्धि या निर्दोष भी साबित नहीं हुआ था। तो अगर ट्रायल्स को इतना लंबा टाइम लग रहा है और 2.5 साल तक बेचारे, क्योंकि देखिए पनिशमेंट कंप्लीट 3 साल का ही है, 3 साल में से जब आपने 2.5 साल इंजॉइंग प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस के चक्कर में भी आप अगर जेल में ही बंद हैं, तो फिर कैसी सिचुएशन आई है ऐसी? क्या ऐसे मामलात के अंदर मीडिएशन से कोई फायदा हो सकता है या इस तरह के, क्योंकि क्रिमिनल मामलात के अंदर नहीं है इसका प्रावधान, तो वहां कहीं हमें इस तरह के, चूंकि मीडिएशन संभव नहीं है नौमान, इसीलिए कम्युनिटी सर्विस का प्रिस्क्राइब किया गया एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। तो ये देखिए ऑफ कोर्स एक यूएस कॉन्सेप्ट है जिसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने निकल के आया है कि पेटी ऑफेंसेस में आप कम्युनिटी सर्विस अवार्ड कर सकते हैं। अब वो भारतीय कॉन्टेक्स्ट में या इंडियन लैंडस्केप में कितना कारगर होता है वो देखने वाली बात है। बिकॉज यूएस में कितना कारगर है प्राची जी, मैं इससे आप, क्योंकि आपका तजुर्बा है, मैं जानना चाहूँगा कि वहाँ कितना कारगर देखा आपने कम्युनिटी सर्विस का जो प्रोविज़न है उसको होते हुए? कम्युनिटी सर्विस मेरे जितना मैंने देखा है उसमें बहुत कारगर है, काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने देखा है लोगों में रिफॉर्म होते हुए, सुधार होते हुए, और उनको ये नहीं कहा जा रहा कि तुम अपराधी हो। स्पेशली जो यंग लोग होते हैं उनका माइंडसेट के लिए मुझे लगता है कम्युनिटी सर्विस बहुत ज़रूरी है। बहुत से ऐसे होते हैं जहाँ पे उन्होंने टिकट का, मतलब मैं खुद जानती हूँ मेरे बच्चे के स्कूल में किसी का स्पीडिंग चलान हुआ या कुछ हुआ और फिर वो लेट पहुँचे अदालत, स्कूल से परमिशन नहीं मिला कि अदालत में जाके जल्दी पहुँचे, तो उसमें भी उनको फ़ाइन लग जाता है। तो उसमें भी कम्युनिटी सर्विस का दिया गया, क्योंकि वो बच्चा अपराधी नहीं, अगर वो स्कूल से लेट पहुँचा है अदालत में, उसको परमिशन नहीं मिली थी, तो उसमें उस डिले के लिए कम्युनिटी सर्विस देगा तो अच्छा है। क्योंकि आप किसी यंग इंसान को बोल नहीं सकते कि आप अपराधी हैं जिसने एग्जैक्टली अपराध ना किया हो जी, जिसने एग्जैक्टली अपराध ना किया हो, और मतलब अगर उसमें सुधार की गुंजाइश है तो उसमें इस तरह का सुधार का जो ऑप्शन है ये हमें यूज़ करना चाहिए। लेकिन अब अपने जो आज का मौजू है उसके आगे के जो मौजूआत हैं उन पर भी गुफ्तगू करना चाहेंगे निपुण जी, कि किस तरह से एक चोरी जो है वो लूट बन जाती है और किस तरह से एक लूट जो है वो डकैती बन जाती है, और इसके अंदर किस तरह से सजाएं तब्दील हो जाती हैं, दफात तब्दील हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये था कि लूट शब्द जो है वो ऑफकोर्स ठग
पिंडारी और उन सारे टाइम्स के जो असॉल्ट होते थे ब्रिटिश डोमिनियन में, जी। तब ये शब्द है। अब ये शब्द लूट जो है उसने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में भी अपनी जगह बना रखी है, जी। राइट। पर कानूनी जब आप इसकी अन्वेषण करते हैं तो आपको समझ में आता है कि लूट प्रकार का कोई शब्द नहीं है। कानून डिफाइन करता है रॉबरी और डेकॉइटी को, जी। किसी भी प्रकार की थेफ्ट जिसमें किसी भी प्रकार का फोर्स यूज किया जाए और उस फोर्स को यूज करके या थ्रेट किया जाए किसी प्रकार से फोर्स यूज करने का, और उस फोर्स को यूज करते हुए आप किसी की जान का नुकसान पहुंचा रहे हैं या किसी को हर्ट कर रहे हैं या आप किसी को इमिनेंट डेंजर में रख रहे हैं, या तो उस इंसान को या उस इंसान के किसी भी करीबी इंसान को, राइट। ऐसी सिचुएशन में ये जो चोरी है ये रॉबरी का रुख इख्तियार कर लेती है, और रॉबरी के केसेस में ये 10 साल तक की सजा इसमें प्रिस्क्राइब्ड है। अब रॉबरी भी बहुत अलग अलग तरीके की हैं। मैं उस पर भी मैं चाहूंगा आप बताएं कि किस तरह से उसके भी प्रकार समझ लेते हैं, क्योंकि आज इसीलिए स्पेसिफिक हम ये प्रोग्राम दे रहे हैं। अब रॉबरी में भी देखिए 2 या 3 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि एक रॉबरी जिसको कहते हैं रॉबरी सिंप्लिसिटर, कि साहब कोई आया, उसने आपको थ्रेटन किया, उसने कहा कि देखिए आप अपने 10,000 रुपए जो आपके पर्स में रखे हैं मुझे अभी दीजिए वरना मैं आपको गोली मार दूंगा, और ये रही पिस्तौल। अब इसमें भी 2 चीजें हैं। अगर वो सिर्फ मुंह से कह रहा है कि मैं गोली मार दूंगा पर कोई बंदूक नहीं है, तो क्या ये रॉबरी की श्रेणी में आएगा? आंसर इज नो। थ्रेट जो है वो सामने दिखनी चाहिए कि वेपन भी है आपके पास में और आप थ्रेट कर रहे हो इंसान को, राइट। तो थ्रेट या एक्चुअल यूज ऑफ फोर्स, किसी ने आपको मार ही दिया, लेट्स से आपके हाथ में तलवार चला दी उसने और उसने कहा अब अगर अपने बचे कुछ अंग चाहते हो सलामत तो चलो पैसे दो, तो ये वाली जो सिचुएशन है ये रॉबरी की परिसीमा में आते हैं जी। अब इसमें अगर रॉबरी कमिट करते करते आपने किसी की डेथ भी कॉज कर दी, तो जैसे 4 लोग खड़े हुए थे, आपने एक को मारा, बाकी 3 ने डर के आपके हाथ में अपने पैसे रख दिए, तो इस केस में जो भी रॉबरी कमिट कर रहा है उस पे रॉबरी प्लस मर्डर दोनों चलेगा, दोनों मामले चलेंगे, है ना। अब इसमें एक और सिचुएशन होती है जो बहुत ऑफ कोर्स ब्रिटिश एरा का एक कॉलोनियल लॉ है, जिसको फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आज भी भारतीय न्याय संहिता में रखा गया है। ये है कि अगर रॉबरी सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले की जाए, है ना, यानी शाम से लेकर सुबह होने के बीच में अगर रॉबरी की जाती है किसी हाईवे पे, तो फिर आपकी सजा जो है वो 10 साल से बढ़ के 14 साल हो जाती है। जी। अब इसका इस फर्क के ऊपर मैं चाहूंगा इस पर रोशनी डाले कि इसका क्या रीजन हो सकता है इसको ऐसा रखने। देखिए यूजुअली रीजन ये था कि जब आप रॉबरी कमिट कर रहे हैं किसी घर के अंदर घुस के, तो आपको एक अलग तरीके के प्रिपरेशन के साथ आप चाहते हैं, बट जब आप किसी को रोड पे रॉब कर रहे हैं तो उसके पास कोई भी पुलिस या अथॉरिटीज को बुलाने का इमीडिएट रिकोर्स नहीं होता। ऑफ कोर्स आज की डिजिटल एज में आप 100 नंबर डायल करके किसी को भी बुला सकते हैं, बट एक हाईवे पे जहां आपका कोई लोकल दूर दूर तक जान पहचान का नहीं है, ऐसे मामलों में यूजुअली हाइटेंड पनिशमेंट को प्रिस्क्राइब किया गया है। जहां नॉर्मल रॉबरी 10 साल की है, वहां ऐसे केसेस में 14 साल तक आपको सजा मिल सकती है। इस तरह जी बस एक इंपॉर्टेंट फैसेट है जी, ये है कि आपके पास जो भी आप थ्रेट कर रहे हैं या जिसको भी आप थ्रेट कर रहे हैं वो वहीं मौजूद होना चाहिए। जैसे एक और इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे अगर आपने कहा मैं आपका बच्चा मार डालूंगा और बच्चा वहां है ही नहीं, तो क्या ये रॉबरी आएगा? ये रॉबरी नहीं होगी, एक्सटॉर्शन हो सकता है। एक्सटॉर्शन हो सकता है, है। ये रॉबरी नहीं मानी जाएगी। एक्सटॉर्शन और रॉबरी में मैं चाहूंगा उसे भी आप बताएं, क्योंकि एक बहुत ही बारीक सी लकीर उनको अलग कर देती है। एक्सटॉर्शन क्या है? यूजुअली 383, 84 और 379 में आता था आईपीसी में, राइट। अब एक्सटॉर्शन क्या करता था? एक्सटॉर्शन में यह है कि आप किसी को भी थ्रेट कर रहे हैं कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। जैसे फॉर इंस्टेंस वो जो आपके हिंदी मूवीज में होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो वरना आपको मरवा डालूंगा या बच्चे को फिकवा दूंगा, राइट। ऐसे केसेस एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आते हैं, ये रॉबरी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ये हुआ एक्सटॉर्शन। बट एक्सटॉर्शन भी 2 तरीके का होता है। एक्सटॉर्शन जिसमें आप थ्रेट कर रहे हो, दूसरा एक्सटॉर्शन कि आप किसी के ऊपर झूठा केस लगा देंगे। ऐसे एक्सटॉर्शन को कहते हैं एक्सटॉर्शन फॉर द पर्पसेस ऑफ इनिशिएशन ऑफ रॉन्गफुल क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। ये 379 में आपके पनिशेबल होता है और इसमें 10 साल तक की सजा होती है। जहां सिंप्लिसिटर एक्सटॉर्शन है उसमें आपको 3 साल की सजा मिल रही है। एक्सटॉर्शन
इस तरीके के एक्सटॉर्शन में 10 साल की सजा होती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सटॉर्शन रॉबरी से काफी अलग माना गया है। और जहां हम रंगदारी, हफ्ता वसूली इसकी बात करते हैं तो इसको आपके ये एक्सटॉर्शन की श्रेणी में हफ्ता वसूली, रंगदारी जो है ये सब एक्सटॉर्शन, बिकॉज जिसको आप एक्सटॉर्ट कर रहे हैं वो उस वक्त मौजूद हो ना हो ये जरूरी नहीं है। अगर वो उसी वक्त मौजूद है और उसके पास कुछ देने को उसी वक्त है, जैसे आप अपने हीरे की अंगूठी है और उसी वक्त आपसे कोई मांग रहा है तो वो रॉबरी होगी। पर अगर कोई कह रहा है कि देखिए आपके घर में वो जो बहुत बड़ा सा कोई सुंदर सी वस्तु है और वो घर में रखी हुई है और वो उस वक्त उसके पास मौजूद नहीं है, तो फिर आप उसको रॉबरी की श्रेणी में नहीं ला सकते, फिर वो एक्सटॉर्शन माना जाएगा। सजा में कितना फर्क हो जाएगा अगर एक्सटॉर्शन है और देखिए अगर एक्सटॉर्शन सिंप्लिसिटर है तो 3 साल, पर रॉबरी में क्या है, रॉबरी को जो डिफरेंशिएट करता है वो है इमिनेंट हार्म, जो बहुत जरूरी है। इमिनेंट हार्म ये है कि अगर मैंने आज अभी इसी वक्त इसको, अब इसकी जो भी डिमांड रखी है वो मूवेबल प्रॉपर्टीज को नहीं दी तो ये मुझे जान माल का नुकसान पहुंचा देगा। सो इसीलिए रॉबरी में पनिशमेंट ज्यादा है, क्योंकि वहां थ्रेट जो है वो इंपेंडिंग है कि अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया या अभी मैंने कोई स्टेप्स नहीं लिए या मैंने इसकी डिमांड को फुलफिल नहीं किया तो ये मुझे अभी के अभी मार डालेगा या मुझे नुकसान पहुंचाएगा, जो भी मेरे बगल में खड़ा है उसको चोट पहुंचाएगा। तो इमिनेंट फियर बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट है रॉबरी का, इसीलिए पेनल्टी ज्यादा है रॉबरी, इसीलिए पेनल्टी उसके अंदर ज्यादा रखी गई है। प्राची जी, अभी तक हमने आईपीसी की धाराओं को भी समझा और उसके बाद हमने ये भी देखा कि बीएनएस के अंदर क्या कुछ इसके अंदर नया भी किया गया। अगर आज के दौर में इसको और हम ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करें और इंटरनेशनल लॉज को भी अगर हम देखें तो अभी क्या इन कवानीन को और आपको लगता है कि सख्त करने की ज़रूरत है, सज़ाओं को और बढ़ाने की ज़रूरत है, या ये तमाम सज़ाएं और अभी तक जो हमने जिन पर चर्चा की हैं ये इनफ है, सिर्फ इनको इनके इम्प्लीमेंटेशन इनको और ज़्यादा अगर कहीं कोई ऐसा करता है तो उसको अपनाने की ज़रूरत है? कि जो सज़ाएँ हैं वो जितना भी निपुण जी ने भी डिस्कस किया वो काफ़ी हैं। इशू होता है कि बस इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट है जो हमारे लिए दिक्कत तलब है, बाकी सज़ाएं काफ़ी हैं, लॉज भी काफ़ी हैं, मगर जैसे पहले भी ये बता चुके हैं एफआईआर रजिस्टर होने में भी दिक्कत होती है, उसके बाद केस की इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट फाइल होना, ट्रायल वगैरह, तो वो प्रोसेस लंबा है जिसमें टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास आया नहीं, और लोगों को ये भी ये पता है, पूरी जो क्राइम कर रहे हैं उनको भी पता है कि प्रोसेस लंबा है, आराम से निकल जाऊंगे, वक्त कट जाएगा या हो सकता है मैं बरी भी हो जाऊं, मेरे को सज़ा ना हो, और हम ऐसे देखें बहुत बार ऐसा हुआ है। सेकेंडली, जैसे आपने इंटरनेशनल वाला बोला, अब हमारे पास, हमने पहले भी डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, हमने पेटी ऑर्गेनाइज्ड बोला था, बट अब हम ये बोल देते हैं कि हमारे पास 111 में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का भी है। तो जैसे आपने पहले एक बोला लैंड ग्रैबिंग का हम लोगों ने जिक्र जो किया था, तो लैंड ग्रैबिंग के जो केसेस हम लोग देखते थे वो जो कुछ अभी भी हैं, ऐसे बहुत से गिरोह हैं जो काम करते हैं, जो पेपर्स फॉर्ज करके लैंड ग्रैबिंग के प्रोसीडिंग्स होती हैं, काम होते हैं, तो उसको अब हम रजिस्टर कर देते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट्स के अंदर, जिसमें 2 और 2 से अधिक लोग ऐसे काम करते हैं, ऐसे हरकतें कर रहे होते हैं उसमें। तो हमने देखा है कि बहुत से ऐसे जो केसेस, जो छोटे छोटे केसेस थे जिनको हम थेफ्ट, रॉबरी और डेकॉइटी वगैरह में नहीं मानेंगे, मगर उनको अब एक बड़े उसमें एक बड़े मतलब बोल दीजिए कि वी हैव पुट इट अंडर अ बिगर सेक्शन, कि जिससे ज़्यादा लोग प्रोटेक्ट हो रहे हैं। एंड हम व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबिंग मैंने बोला, मगर उसमें हम ये देख रहे हैं कि उसमें ड्रग्स रिलेटेड भी हैं, साइबर क्राइम्स भी हैं, इस तरह के बहुत सी, या जो गाड़ी चोरी होने के गिरोह हैं, जो जैसे दिल्ली जैसी जगहों में ठंडियों में बहुत हो जाते हैं कि गाड़ियाँ ठंडी में चोरी, गर्मी में भी अब सब में गाड़ी हमारी तो ठंडी में चोरी हुई, तो हमें कोई भेदभाव नहीं करते हैं मौसम का। रोजाना इस तरह के वाकयात हैं कि कहीं किसी की बाइक तो कहीं किसी की कार ये चोरी होती रहती है। निपुण जी, एक बड़ा मसला बन करके सामने आ रहा है, ऐसे मामला के अंदर किस तरह की कानून है और क्या करें वो लोग जो जिनके साथ ऐसे मामला हो जाते हैं, कहीं गाड़ी खड़ी रह जाती है और नीचे ईंट्स लगी होती है, उसके टायर जो है गायब हो जाते हैं। देखिए वो सब तो थेफ्ट की परिसीमा में आएगा, बट नोमान, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो शायद हमारे डिस्कोर्स में स्किप हो गई, जो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा। अगर रॉबरी 5 लोग या 5 लोगों से अधिक कर रहे हैं तो फिर उसको डकैती कहते हैं, और डेकॉइटी जो है उसमें जो पनिशमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हाइटेंड होता है। पर डेकॉइटी में ये होता है, इसमें ये माना जाता है कि सब लोगों ने एक साथ योजना बनाकर इस काम को अंजाम दिया है, राइट। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? वो इसलिए होता है क्योंकि देखिए क्या है कि प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और कमीशन,
ये तीनों चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं। रॉबरी में पहले क्या होता था कि अगर प्रिपरेशन ही की, सपोज आपने कहा कि चलिए बैंक को लूटते हैं 5 लोग मिलके, राइट, एक बंदे को ये काम सौंपा गया था कि भाई आप उसके सीसीटीवी कैमरास को डिसेबल करेंगे, दूसरे को काम दिया था कि आप बैंक के दरवाजे को गार्ड करेंगे, तीसरे को काम दिया था कि आप लूटेंगे, राइट। और उस बंदे के पास पुलिस ने दबिश दी और पुलिस को पता पड़ा कि ये सीसीटीवी कैमरा को जो फॉइल करने के जो सॉफ्टवेयर और एप्स हैं वो एक बंदे से बरामद हुई। तो यहां पे प्रिपरेशन है पर कमीशन नहीं है। इस ऐसे केसेस में सबसे पहले क्या होता था कि डिकॉइटी जो 392 आईपीसी हुआ करता था, राइट, और अब 310 बीएनएस है, उसमें स्पेसिफिकली प्रोविजन था 7 साल की सजा जी। पर अगर लेट्स से डिकॉइटी को आपने अंजाम भी दे दिया है, यानी आपने किसी को मारा है या आपने किसी को जान से ही मार डाला है या आपने किसी भी प्रकार से किसी को थ्रेट किया है कि मैं अभी आपको मार डालूंगा अनलेस आप अपना पैसा या रकम या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है मेरे हाथ में नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में डिकॉइटी के जो है वो अप टू, अगर डेथ कॉज होती है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट तक चला जाता है, वरना 10 साल तक की सजा इसमें होती है। अच्छा, इसमें जो आपने कहा कि साथ देने वाले, कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ लोग सिर्फ डायरेक्टली साथ नहीं दे रहे होते जी, लेकिन वो कहीं ना कहीं सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो गाड़ी वहां से कुछ आ रही है या बहुत थोड़ी बहुत ही इंफॉर्मेशन दे पाते हैं। तो इसमें क्या सभी के लिए बराबर सजा रखी गई है या कम बढ़ती सजाएं भी होती हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है या जो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है नौमान, बिकॉज क्या है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सुप्रीम कोर्ट ही के बहुत सारे डिसीजंस हैं जी कि क्या माना जाएगा ऐसी स्थिति में जहां मदद ये अटेम्प्ट की श्रेणी में आएगी या प्रिपरेशन की श्रेणी में आएगी, और क्या ये माना जा सकता है कि 5 लोग एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाह रहे थे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 5 लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक घर लूटते हैं। जब वो घर की तरफ बढ़ रहे थे तो उन्हें पता पड़ा कि घर में आदमी बंदूक के साथ उनके स्वागत को वैसे ही तैयार है जी। जब 5 लोगों ने देखा कि उनके पास तो चाकू है, सामने के वाले के पास बंदूक है, तो वो 5 दुम दबा के भागे। जब वो भागे तो उनके पीछे गांव वाले भागे। जब भाग रहे थे तो उन 5 में से एक ने पीछे मुड़ के गोली चला दी। अब प्रश्न ये होगा कि उस एक बंदे ने तो डेथ कॉज कर दी जी, क्या वो से एक बंदे की गोली चलाने की वजह से आप बाकी 4 को भी मर्डर के लिए प्रोसिक्यूट करेंगे? उसका जवाब नहीं है। तो देखा जाना चाहिए कि क्या आपने जो भी योजना बनाई, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की या जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड जिसे हम कानूनी भाषा में कहते हैं, वो क्या उसी वक्त बनी पहला, या वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे थे? अगर वो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी वक्त बनी हो तो उनमें से किसी एक ने भी कोई भी काम किया होगा। सपोज वो भले ही गार्ड कर रहा हो दरवाजा, उसने वहीं पे गोली मार दी, अंदर जो बैंक लूट रहा है वो भी सम्मिलित होगा इस मर्डर के लिए, है ना। पर अगर ऐसी सिचुएशन है जहां वो डेकोइटी ही नहीं कर पाए और उससे पहले ही दुम दबा के भाग रहे थे और किसी ने उन पे गोली चलाई, उसने पलटवार करके गोली मार दी, तो सिर्फ वही इंसान जिसने गोली चलाई है वो लायबल होगा। बाकी सबके ऊपर आप क्रिमिनल लायबिलिटी इंप्यूट नहीं कर सकते। उनका भागना उनको फायदा दे रहा है यहाँ पर इस मामले के कुछ मैटर्स के अंदर लेकिन अगर इस तरह की योजना है, क्योंकि अगर कोई देश के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है तो वहां योजना बनाने में भी आपको सजा मिलेगी, वहां आप नहीं बच सकते। इसीलिए एक पर्टिकुलर प्रोविजन हुआ करता था जिसको कहते हैं प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट, जो धारा 149 में माना जाता था और अब ऑफ कोर्स बीएनएस में भी इसको लागू किया गया है। कॉमन इंटेंशन प्रूव करना ज्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए अमूमन आप देखेंगे जहां पे भी मल्टीपल भले ही मर्डर केस हो या डेकोइटी हो, जहां 5 या 5 से अधिक लोगों ने किसी भी कार्य को अंजाम दिया हो, वहां प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट बहुत ही सिग्निफिकेंस अज्यूम करता है। तब गवाहों की टेस्टिमनी होती है देखते हुए क्या ये 5 चीजें एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ प्रोसीड कर रहे थे, यानी या इनमें से अगर 2 लोगों ने भी लेट्स से डकैती करने 5 लोग आए पर 2 लोगों ने बीच में उन्हें लगा कि यार पुलिस आ जाएगी, हम लोग चले जाते हैं यहां से, और वो दोनों बाद में पकड़े गए, तो क्या वो दोनों भी प्रोसिक्यूट हो सकते हैं डेकोइटी के लिए? इसीलिए जो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है या ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है जिसको आप कॉमन ऑब्जेक्ट कहते हैं, अदालत में गए तो उसमें आपने मैं चाहूंगा उन फैसलों पर भी आप जरा बता सकें कि किस तरह से अदालत ने क्या सजा के अंदर इनको डिफरेंशिएट किया गया, अलग अलग सजाएं दी गई ऐसे मामलों में? देखिए, जब मैं इस तरफ से बहस करता हूं जब मैं प्रोसिक्यूशन की साइड से बहस करता हूं तो हम ये ऑफ कोर्स कोशिश करते हैं कि इन सारे मामलों को हम प्रोसिक्यूशन ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट की पेरीफेरी या दरमियान लेकर आ गए हैं।
जी। पर जब हम डिफेंस की तरफ से अपीयर करते हैं तो हम इन पांचों का रोल अलग अलग करते हैं और हम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं कि आप ये देखिए कि इनका इंडिविजुअल रोल क्या है। अगर इनका इंडिविजुअल रोल निकल के आता है और उससे आपको ये परिलक्षित होता है या आपको दिखता है कि सामने ये प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट था या किसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आप ये कार्य को अंजाम देना चाह रहे थे, तो फिर प्रोसिक्यूशन पांचों को समान सजा मिलेगी। पर अगर एक भी इंसान उस प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट में नहीं आता है तो उसका बेनिफिट कुछ केसेस में नॉर्मल बाकी सबको भी मिल जाता है। जैसे 5 ही लोग थे जी। अगर 5 से एक भी कम हुआ तो फिर वो 149 या डेकोइटी की परिसीमा में ही नहीं आएगा, फिर डेकोइटी में नहीं आएगा, फिर वो जाके रॉबरी में फॉल करेगा और वहां सजा जो है उसके लिए ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और कहीं ना कहीं उसको रिलीफ मिल जाएगी। वैसे आप दोनों तरफ रहते हैं, रिलीफ किस तरफ ज्यादा मिलती है सर? देखिए वो तो सब कोर्ट के हाथ में होता है, वो कोर्ट के हाथ में जी, और आपको हम हर वकील आपको जवाब होता है वकील की तरफ से हमेशा कि ये कोर्ट के हाथ में है और ये कोर्ट डिसाइड करेंगे। बिल्कुल आखिरी मरहले में है प्रोग्राम में, प्राची जी से चाहूंगा कि क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त व्यूअर्स को, अगर किसी के साथ इस तरह का कोई मामला होता है तो वो क्या करें और कानून को, इन तमाम कवानीन को, दफात को जानना क्यों हम सब के लिए ज़रूरी हो जाता है? देखिए, जब भी किसी के साथ कोई भी इंसिडेंट हो, वो थेफ्ट हो, रॉबरी, कुछ भी हो, कहना तो मेरा यही है कि भाई पुलिस के पास जाइए, क्योंकि अगर हमारे साथ भी होता है तो हम भी पुलिस के पास जाते हैं। ये सोचना कि पुलिस मदद नहीं करेगी, ये तो एक अजम्पशन है। जाना तो पड़ेगा। EFIR कर दीजिए, कंप्लेन कर दीजिए, पोर्टल्स हैं, कॉल कर लीजिए 100 नंबर पे। हर तरफ से पुलिस और सरकार मौजूद है मदद करने के लिए। जी, निपुण जी क्या कहना चाहेंगे? एक आखिरी मैसेज जो प्रोग्राम के इस वक्त जो व्यूअर्स देख रहे हैं, आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जो प्राची जी ने कहा है वो तो बिल्कुल 100% सही है कि आप वो सब करिए। इंश्योर करिए कि एक अच्छा वकील भी आपके पास हो जो ये बहस कर सके कि क्या ये एक थेफ्ट है, क्या ये रॉबरी में आ रहा है, क्या ये डेकोइटी है, क्या ये एक नॉर्मल स्नैचिंग का केस है, या फिर ये कुछ व्यापक दौर इसका या रुख इख्तियार हो सकता है ऐसे मैटर में। तो हमें ना सिर्फ इन चीज़ों को जानना है, समझना है, बल्कि ये भी ध्यान रखना है कि जब हम इस मामले में आगे बढ़ें तो कौन लोग हमारे साथ होने चाहिए, कौन आपको गाइड कर रहे हैं और वकील आपके पास किस तरह के हों, उसका भी ख़ास ख्याल रखें। लेकिन अवेयर रहना, जागरूक रहना हम सब के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। क़वानीन हम सब के लिए हैं और हमारे हुकूक़ की प्रोटेक्शन के लिए, हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पूरी तरह से क़वानीन यहाँ मौजूद हैं, जिस पर हम चर्चा करते हैं और हर हफ्ते इस तरह की पेशकश आपके लिए लेकर के आते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी इस तरह के प्रोग्राम में आप पूछ सकते हैं, और अगर आपके कोई राय मशवरे हमारे प्रोग्राम से मुताल्लिक़ हैं तो आप भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hopdurdu@gmail.com। मैं आज की इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए, उस प्रोग्राम पर रोशनी डालने के लिए अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को मोहब्बत से नवाजने के लिए। इसी के साथ आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे, फिर हाजिर होंगे किसी अलग मौजू पर गुफ्तगू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब। कल रात एक शादी में गई और आज